हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पहलवान की ढोलक एक कहानी है उसे हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ने के बाद में आप लोग बताएं मुझे क्या ऑडियो वीडियो ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है मेरा कि स्पष्ट रूप से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से मुझे यस या नो में कमेंट करें और जैसे ही आप लोग जुड़ जाओ यस या नो में कमेंट दे दें, उसके बाद आप लोग सेशन को शेयर करेंगे और उसके बाद लाइक करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को, इस कहानी को हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इस प्रकार से पढ़ेंगे कि उसे नोट्स भी बना ले एक तरह से और उसको रिपीट भी हो जाए साथ साथ में, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है यार। क्योंकि पूरी कहानी को बहुत बड़ी होती है, एग्जाम के समय में वो कहानी हमें पूरी हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि क्या हम लोग आरोह, वितान, अव्यक्ति और माध्यम के तीनों पुस्तकों समय के अकॉर्डिंग क्या हम लोग समय एग्जाम के पास में पढ़ सकते हैं। तो उसकी एक ट्रिक्स होनी चाहिए, उसका एक तरीका होना चाहिए। वो रूल्स मैं इस कहानी को पढ़ाते समय आप लोगों को बताऊंगा। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि पहलवान की ढोलक लिखने वाले कवि कौन है, जिनकी तस्वीर आपको दिख रही है। बता दीजिए जल्दी से क्या नाम है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ना मैंने नाम पहले ही लिख दिया था। यदि आप लोग कहते हैं ना कि काफ़ी बार कहते हैं कि टिप्पणी में व्याकरण की जरूरत होती है, तो काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, उनको पता नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं। वो कमेंट करके पूछते रहे, सर क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है सर। तो प्यारे बच्चों, सब कुछ सामने लिखा हुआ है, बस आप लोगों को देखने की आवश्यकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पहलवान की ढोलक है, ये क्यों लिखी गई है? क्योंकि यहाँ एक पहलवान है जिसका नाम है लुटेन सिंह। अब लुटेन सिंह पहलवान है, तो क्या होता है कि ये कहानी की शुरुआत जहाँ से होती है, उनके माता पिता का जैसे देहांत हो जाता है तो उसकी सास उसे पालती है। तो सास जैसे उसे पालती है तो वह पूरे दिन भर चरागाह यानी चार पैरों वाले पशुओं को चराता था और उनका बिना पानी वाला दूध पिया करता था। और गांव वाले उसकी सास को क्या करते थे, परेशान करते थे। तो इस प्रकार से एक कहानी शुरुआत होती है। पहले तो मैं इसका सार में आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं एक मूल कहानी के रूप में, उसको सारांश के रूप में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पहले तो हम लोग इसका सारांश पढ़ लेते हैं, क्या है जो बुक में दिया वो का वो आपके सामने हाजिर है। कि रेणु जी की, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में से पहलवान की ढोलक भी शामिल है। अब देखो, ये जो पंक्ति है, यह है आप लोगों के लिए CUET के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि क्लास 12th के लिए। आप लोगों से पूछा कैसे जाएगा कि बताइए कि पहलवान की ढोलक जो कहानी है उसके लेखक कौन है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। जितनी विशेषताएं रेणु जी के अंतर्गत थी, वो सारी की सारी विशेषताएं इस कहानी में उपस्थित है। और यह एक आंचलिक कहानी है, यानी गांव की कहानी है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल, संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता, यानी किसी भी गांव में जब वो चले जाते हैं या अपने गांव में, उनके वहाँ की जो संस्कृति दिखाई देती है उसको अपनी इस कहानी में उन्होंने उड़ेला है, यानी उनको रखा है, उन शब्दों को, उन चीज़ों को, उन बातों को रखा है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो, और ऐसा लगता है कि ये जो कहानी लिखा है ये पात्र नहीं है, ये वास्तविक एक सजीव एक इंसान है। प्रत्येक पात्र की उनके कथनों से हमें ऐसा महसूस होता है। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है, यानी कि ऐसा सजीव चित्रण मिलना हमें बहुत ज्यादा दुर्लभ यानी कठिन है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। ध्यान रखना, गद्य में भी क्या संगीत पैदा कर दिया, यानी कि ऐसे गिने चुने कथाकारों में जिन्होंने गद्य क्या होती है, छंद रहित रचना, जिसमें छंदों, अलंकार, रसों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे गद्य कहा जाता है। और गद्य में भी संगीत, यानी संगीत जहां आ गया मतलब क्या हो गया कि उसमें काव्य शास्त्र, छंद, रस, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और ये सब कहाँ होता है, पद में होता है, कविता में होता है। इन्होंने गद्य में भी ऐसा किया है। अन्यथा ढोलक की उड़ती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। यानी एक ढोलक है, ढोलक को लुटेन पहलवान सिंह अपना गुरु मानते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि लुटेन पहलवान सिंह ने अपना गुरु किसे माना, तो ढोलक को माना। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। कहने का मतलब क्या है, आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे और देखो। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यहाँ क्या होता है कि लुटेन पहलवान था, वो राजा श्यामानंद का पहलवान यानी कि राज दरबार बन जाता है। जैसे उसने काला खा और पंजाब के
चांद सिंह को जैसे ही हराया था, उसके बाद राजा सिंह ने अपने पास उसे रख लिया था। उसके बाद जैसे राजा श्यामानंद की मृत्यु हो गई तो विलायत से नया राजा आ गया। अब उसने पूरी व्यवस्था को उलटफेर कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कुश्ती के दंगल को घोड़ों के रेस का दंगल बना दिया गया था। मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी, बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि भारत पर इंडिया शब्द का छा जाना, उसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था को बदल दिया गया था। यह भारत पर इंडिया छा जाने की समस्या है। जैसे भारत पर इंडिया छा रहा है ना, अब वर्तमान धीरे धीरे कहा जा रहा है कि नई जगह भारत किया जाएगा। देखो कब होता है कब नहीं। जो लुटेन पहलवान के लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निहरता की भूमि पर पटक देती। यानी कि इतना अच्छा पहलवान, कुश्ती का इतना अच्छा पहलवान, और वह 2 वक्त की रोटी के लिए उसे तड़पना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सवाल यह कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है, बहुत सारे सवाल। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक क्या पालती, फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है बल्कि भूख और महामारी के दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देते रहते हैं। यानी कि पूरा गांव एजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से त्रस्त था। उसमें पूरी रात पहलवान था वो अपनी ढोलक बजाया करता था, और लोगों की पूरी रात कट जाया करती थी, क्योंकि लोगों की आंखों के सामने जैसे ही लुटेन पहलवान ढोलक बजती तो उनकी आंखों के सामने एक दंगल सा दिखाई देता था, जिससे उनकी पूरी रात कट जाती। और अंधेरे और सन्नाटे से जो सियारों का जो क्रंदन था, उसकी आवाज़ से उनसे भी वो उस ढोलक की आवाज़ से उन्हें एक संजीवनी शक्ति की तरह एक ताकत प्राप्त हो जाया करती थी। कहानी के अंत में भूख महामारी की शकल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुटेन की भरी पूरी पहलवानी को फटे डोल की पोल में बदल देते हैं, तो इस करुणा त्रासदी में लुटेन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है, बहुत सारे सवाल। जैसे वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय यह पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, मैंने कहा ना, जब इतना अच्छा एक कलाकार है, इतना अच्छा एक कहते हैं ना कि पहलवान कुश्ती का, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी इंसान आजकल कहते हैं ना कि जो इंसान किसी भी खेल में यदि अच्छा है तो उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। आज कुश्ती में जैसे आपको पता ना, प्रो कबड्डी सीजन 13 आ रहा है शायद 2 दिसंबर से, आपको पता होगा। तो ऐसा आज है, पहले ऐसा नहीं था। उस समय बताया गया, इसमें पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार से वह अपने 2 बेटों को भी भूख के मारे तड़प तड़प के मरते हैं, और खुद स्वयं 4-5 दिन बाद लुटेन पहलवान से भूख के मारे तड़प तड़प के मर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है। अब यहाँ देखो, अब ये मूल पाठ बहुत पढ़ा है, कितना पाठ पढ़ोगे आप, कितने लेसन पढ़ोगे आप लोग। अब यहाँ मैंने एक तरीका बताया हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ मैंने एक तो सफ़ेद व्हाइट कलर में और एक येलो कलर में, आप लोगों को येलो कलर का जितना भी मैंने कर रखा हाईलाइट, इन सभी को आप लोगों को पढ़ना होगा, जिससे आप लोग सभी सवालों के जवाब एग्जाम में आने वाले जो हैं उन सभी का आंसर आप लोग दे देंगे, चाहे वो राइटिंग लेखन के हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। आपको पता है आपका पेपर 2 पार्टों में डिवाइड होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक सब्जेक्टिव यानी राइटिंग लेटर होगा। जितने भी हैं वो सब आपको याद करना है, पढ़ना है, याद नहीं करना, पढ़ना है 1-2 बार बस। कैसे पढ़ना है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान ढोलक कहानी में किस रात, यानी कि ऐसी कौन सी रात थी जिसमें रात ठंडी और काली थी? अमावस्या की रात थी, पूर्णिमा की रात थी, चांदनी रात थी, इस प्रकार से पूछेगा तो ध्यान रखना अमावस्या की रात थी। वह गांव किस प्रकार के शिशु की तरह थर्रा रहा था, भयार्त डरे हुए शिशु की तरह। कौन कौन से रोग से पीड़ित था वह गांव जो भयार्त शिशु की तरह रह रहा था? तो वह क्या था, मलेरिया और हैजे से। उनके मकान कैसे बने हुए थे? यानी कि बांस फूस की झोंपड़ियां थी, कोई पक्के मकान नहीं थे, कोई एक आध होगा भी। तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब देखो यहाँ मानवीकरण अलंकार है, आपसे ये भी पूछा जाता है कि अंधेरी रात आंसू चुपचाप बहा रही थी, एक गद्यांश दे देगा यहाँ से, फिर पूछा जा सकता है कि इस कथन में बताइए कौन सा अलंकार है। तो यह सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी है, तो ध्यान रखना। अब मैं आपको इस कहानी का पूरा सारांश आप लोगों के सामने बता देता हूँ, जो यहाँ जो लिखा हुआ है वह सब मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। देखना, यहाँ जो लिखा उसको तो आपको याद करना ही होगा। देखो कैसे क्या है,
मैंने बताया कि बचपन में ही लुट्टन पहलवान सिंह के माता पिता गुजर जाते तो उनकी सास उन्हें पालती है, तो उनकी सास जैसे पालती तो गांव वाले उसे परेशान करते थे और लुट्टन पहलवान सिंह सुबह से लेकर शाम तक 4 पैरों वाले पशुओं को यानी गाय भैंसों को चरा कर लाता था और जैसे उसका दूध निकालता फिर वो बिना पानी का दूध पिया करता। जैसे बचपन में ही वह ऐसे जैसे चलता था ना तो उसके 45 डिग्री का कोण बंधा दोनों हाथों से, तो शुरू से वह पहलवान नजर आने लग गया था। अब एक बार क्या होता है कि वो श्यामनगर मेले में एक बार चला जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही ढोल बज रही होती है, ढोल की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही चांद सिंह दहाड़ रहा था शेर की तरह, शेर का टाइटल उसे उपाधि प्राप्त हो गई थी, उसके गुरु का नाम बादल सिंह था और वह पंजाब से पहली बार आया था। उसे 2-3 दिन हुए थे और सभी पट्टों को वह अपने आसपास के सभी पहलवानों को वह हरा चुका था। तो जैसे ही अब लुट्टन पहलवान सिंह को ढोलक की आवाज़ और जैसे ही चांद सिंह दिखाई दिया तो बिना सोचे समझे वह लुट्टन पहलवान सिंह उसको चांद सिंह को चुनौती दे डालता है। राजा सिंह कहता है, राजा श्यामानंद उस समय तो कहता है कि 10 रुपये ले बेटा, तेरी शाबाश तेरी बहादुरी को, अब तू ये मेला दे के अब तू घर चला जा। अब वो कहता है कौन? लुट्टन सिंह कहता है कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, अपना माथा पटक पटक के राजा साहब मुझे लड़ने दिया जाए। लेकिन सभी प्रशासन सभी दर्शक चांद सिंह के पास थे, लेकिन एक बीच में से आवाज आती है कि इसे लड़ने दिया जाए। तो फिर धीरे धीरे सभी कहते हैं हाँ इसे लड़ने दिया जाए। फिर जैसे चांद सिंह से वह लड़ता है तो वह चांद सिंह को हरा देता है और उस दिन से राजा साहब उसे शेर की कहते हैं ना कि वाह तूने छत्रियों जैसा कार्य किया है, तो उसके मंत्री और कुछ हेरीबुल टेलीबुल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यह कहानी जैसे उनके फिर उसके बाद क्या होता है, राजा साहब के वह दरबार में रहता है, उसके बाद राजा साहब की मृत्यु हो जाती है, फिर विलायत सिंह के राजा आ जाता है, वह सभी प्रकार के नियमों को बदल देता है। लुट्टन सिंह और उन दोनों बेटों को उनका खर्च देख करके हेरीबुल टेरीबुल जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया अभी। तो क्या होता है कि उन्हें जैसे निकाला जाता है तो फिर वह गांव के लड़कों को कुश्ती सिखाता है ढोलक के साथ में। जब उनके बच्चे दोनों पूछते हैं कि पिता आपका गुरु कौन है, तो वो कहता है मेरा गुरु कोई नहीं है, मेरा ये ढोलक है। और वही ढोलक को लेकर के वह राजा साहब के दरबार में जाता है और वही ढोलक लेकर के वह वापस वहाँ से आ जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही अब वो दंगल तो खोल लेता है अपने घर में, तो अब खाने के लिए कुछ पूरे गांव के पास नहीं था, तो फिर कुश्ती सीख कर क्या करेंगे लोग, तो धीरे धीरे सभी ने अपने बच्चों को रोक लेते हैं और अंत में फिर वह धीरे धीरे अपने बच्चों को सिखाता रहता है। फिर अंत में अब जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तो उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो जाती है। उस पूरी रात, जिस रात दोनों बच्चों की मृत्यु होती है, उस भी पूरी रात वह बहुत अच्छे से ढोल बजाता जैसे और दिन बजाया करता था। लोग कहते हैं देख 1.5 हाथ का कलेजा है, बेटों की मृत्यु हो गई फिर भी हमें जीवित रखने के लिए यह ढोलक बजा रहा है। उसके 4-5 दिन बाद लुट्टन पहलवान सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन ढोल की आवाज़ लोगों को सुनाई दे देती है। सुबह जैसे ही होती है तो उसके 2-4 शिष्य आते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि लुट्टन सिंह पहलवान मर चुका है। अब उनके शिष्यों को उनके गुरु की लुट्टन सिंह पहलवान सिंह की कही हुई बात याद आती है, मुझे कभी भी चित मत लेटाना क्योंकि मैं कभी चित हुआ नहीं हूँ, किसी से हारा नहीं हूँ। मुझे यदि चिता पर लिटाया जाए तो मुझे पेट के बल लिटाया जाए और यही अंत में ऐसा होता है। यह कहानी है बेटा, ये जो है मूल कहानी आपके सामने है। ये लुट्टन सिंह पहलवान है। ये चीज़ याद रखना, चढ़दा गिरदा आजा भीड़दा, ठीक है, इन शब्दों को आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है किस कहानी की ये बोल हैं, किस कहानी की ये शब्द हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक यहाँ पे एक काला खा नाम और आता है एक पहलवान का, जो अली कह करके प्रतिद्वंदी में टूट पड़ता है, उसे भी वह हरा देता है। ये भी ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। हाँ, 3 दिनों में ही पंजाबी और पठानों को वह चांद सिंह था ना जो बादल सिंह उनके गुरु थे, तो चांद सिंह को शेर का टाइटल की उपाधि मिली हुई थी। तो वह 3 दिन ही हुए थे और शेर के बच्चे की टाइटल की उपाधि मिल चुकी थी। मूल नाम उसका चांद सिंह था, गुरु का नाम बादल सिंह था। ये याद रखना है आप लोगों को, ये सब पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो ये कहानी है, इसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा और पढ़ना भी आप लोगों को, इसको पढ़ना, ये याद नहीं करना है, ये अपने आप याद हो जाएगी। कुछ मैंने जो बताया उसको 1-2 बार सुन लेना, ठीक है, ऑडियो में, तो आप लोगों को बिल्कुल ही दिमाग में ऐसे छप जाएगा कि हाँ ये सब कहानी मुझे बिल्कुल याद हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है। ये जो पीले कलर्स में, येलो कलर्स में जो हाईलाइट है, केवल उसी को पढ़ना है आप लोगों को।
फिर कंप्लीट हो जाएगा। यह यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। अब यह पढ़ लोगे तो कुछ सवाल हैं, क्योंकि वन शॉट के अंदर हम लोग MCQ सब्जेक्टिव सवाल सभी हल करेंगे। तो बता सकते हैं आप लोग मुझे, बेटों की मृत्यु के कितने दिन बाद लुटन सिंह की मृत्यु हो गई थी? यानी लुटन सिंह पहलवान के कितने बेटे थे? 2। ये आपसे पूछा भी जाए तो ध्यान रखना, लुटन सिंह पहलवान के 2 बेटे थे, और कितने दिनों के बाद, जैसे बेटों की मृत्यु उनके 4 या 5 दिन बाद लुटन पहलवान सिंह की मृत्यु हो जाती। ये ध्यान आपको रखना है। चांद सिंह, यानी जिसे शेर के बच्चे का उपाधि दी गई थी, शेर के बच्चे का जो टाइटल प्राप्त हुआ था, उसके गुरु का नाम क्या था? जो कहां से आया था बेटा? पंजाब से आया था। कहां से आया था? पंजाब से आया था। और कितने दिनों में? मात्र 3 दिनों में अपने आसपास के सभी पठानों, सभी पंजाबी पहलवानों, सभी को पहलवानों को वह हरा चुका था। उसके गुरु का नाम था बेटा बादल सिंह था। ये ध्यान रखना है सभी सवाल आप लोगों को। किस रात लुटन सिंह ने ढोलक नहीं बजाई थी? यानी एक ऐसी रात आई थी जिस दिन लुटन सिंह पहलवान ने ढोलक नहीं बजाई थी। बेटा कौन सी रात थी? जिस रात पुत्रों की मृत्यु हुई, जिस रात महल से आए, जिस रात उसकी मृत्यु हुई, राजा की मृत्यु वाली रात। तो ध्यान रखना, जिस रात पुत्रों की मृत्यु हुई थी उस दिन तो ढोलक बजाई गई थी, ढोलक बजाई गई थी। ये याद रखना है आप लोगों को, बजाई गई थी। क्यों? ये किस लिए याद करना है कि आपसे पूछा, उसी दिन तो कहा गया था कि लुटन पहलवान सिंह का 1.5 हाथ का कलेजा है, 1.5 हाथ का कलेजा उसी दिन कहा गया था, कलेजा है। ये ध्यान रखना है। तो किस दिन? जिस दिन उसकी मृत्यु, जिस दिन लुटन सिंह की मृत्यु हो गई थी उस दिन फिर ढोलक लुटन ही बजाने वाला था उस ढोलक को, तो उस दिन नहीं बजी। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में किसका साम्राज्य था? यानी कि जो वहां गांव में अब बांस फूस की ही झोंपड़ियां थी, तो उसमें किसका साम्राज्य का अधिकार था? भूतों का, अंधकार और सन्नाटे का, रात का, या कुत्तों का? तो ध्यान रखना, अंधकार और सन्नाटे का क्या था? साम्राज्य था उसमें। और ध्यान रखना, किसकी आवाज, किसके? सियारों और क्रंदन की। ये याद रखना, सियारों का क्रंदन, सियार रात को जोर जोर से चिल्लाया करते थे, ये ध्यान रखना, उससे भी वो डरा करते थे। कौन आंसू बहा रहा था? अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा, याद है ना, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इसको हम यहां जोड़ देंगे कौन की जगह, तो ध्यान रखना यहाँ पे अलंकार की पूछ लिया जाए कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, तो कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब किसी भी प्राकृतिक पदार्थ द्वारा मनुष्य जैसा कार्य करवाया जाता है तो वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है बेटा। किसकी आवाज निस्तब्धता को भंग कर रही थी? बच्चों के रोने की आवाज को, सियारों क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज, लेखक की आवाज और कुत्तों का भौंकना। किसकी आवाज? निस्तब्धता को भंग, यानी कि जो शांति थी उसको भंग कौन कर, किसकी आवाज कर रही थी? तो सियारों और पेचक की डरावनी आवाज। ये ध्यान रखना, सियारों क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज क्या कर रही थी? उस शांति को, उस निस्तब्धता को भंग कर रही, उस शांति को भंग कर रही थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? रिपीटेड सवाल है, ध्यान रखना, पूछा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1-2 सवाल रिपीटेड इसलिए किया है कि आप लोगों को अभ्यास हो जाए, और ये सवाल बार बार पूछा भी गया एग्जाम में। चांद सिंह कहां से आया था? बता सकते हैं कि चांद सिंह कहां से आया था? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, श्यामनगर से, हरियाणा से। तो ध्यान रखना बेटा, पंजाब से आया था। और कितने दिनों में सभी पहलवानों को हरा चुका था? 3 दिनों में ही हरा चुका था। ये भी ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सवाल बनता है ये। लुटन ने युवावस्था में अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलता था? ऐसे 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 चलता था। तो कितनी दूरी का कोण बनता था? बता सकते हैं आप लोग मुझे? तो ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं, 45 डिग्री का कोण बना करता था। राज दरबार से निकलने के बाद पहलवान ने क्या कार्य किया? खेती करने लगा, दुकान खोल ली, नौजवान चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा, कपड़े बेचने। अब जिस इंसान को केवल कुश्ती आती हो वो केवल बेचारा यही करेगा, और तो कार्य में सभी सफल नहीं हो पाएगा, वो दिक्कत यही है। तो नौजवानों और चरवाहों को क्या करने लगा? कुश्ती सिखाने लगा। उस समय कुछ नहीं मिलता था उसे, केवल खाने को मिल जाता था। फिर गाने जब लोगों के पास नहीं था, उसे बेचारे कौन देगा? तो वह कुश्ती अपने बच्चों को सिखाने लगा। एक दिन दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो 1-2-4-5 दिन बाद खुद की मृत्यु हो जाती है। लुटन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को हरा दिया? लुटन सिंह ने पहले तो चांद सिंह को हराया, उसके बाद किस नामी पहलवान को हराया? तो काला खा को हराया। ध्यान रखना,
कल्लू नहीं काला खा, जो आ अली कहकर सामने वाले प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था। लोगों के अनुसार पहलवान का कलेजा कितने हाथ का था? पहलवान यानी यहाँ पहलवान कौन है, काला खा या चांद सिंह या लुटन पहलवान? तो यहाँ लुटन पहलवान ही इस मुख्य कहानी का क्या है, पात्र है, मुख्य किरदार वही है। तो ध्यान रखना यहाँ लुटन सिंह क्या है। तो लोगों ने कहा जैसे उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है उस रात वह ढोलक भी बजाया, तब लोगों ने कहा कि देखो 1.5 हाथ का कलेजा है। पहलवान की ढोलक कहानी कैसी है, ये सवाल गजब का, ये तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, ध्यान रखना है। तो ये है आंचलिक कहानी है। अंचल धन इक, यहाँ उपसर्ग मूल शब्द प्रत्यय पूछ लिया जाए तो अंचल धन इक जब बना हमारा आंचलिक, ध्यान रखना। ये भी देखो चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है। देखो आप लोग क्लास 12th के बाद आप लोगों को पता ही है आपको एग्जाम देना होगा। किसका एग्जाम देना होगा आप लोगों को? CUT का एग्जाम देना होगा। अब CUT का एग्जाम देना होगा तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ये थोड़ा 24 कर लेना बेटा, ये गलती से 23 हो गया, ठीक है, ये देख लेना एक बार। अब फणीश्वर नाथ रेणु के उस उपन्यास का नाम बताइए जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो अब ये देखो ये सवाल ये CUT के लिए है। किसका है? CUT के लिए सवाल है बेटा। अब CUT 2024 में, CUT 2024 में यदि आप लोगों को 200 में 200 नंबर प्राप्त करना है तो बेटा आप लोगों को है ना ये सब चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। यहाँ से जो पाठ का सार है जो मैंने पढ़ा है वो भी, और ये भी आपसे पूछा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी जो 1954 में हुई प्रकाशित हुई जिसका नाम क्या था? मेला आंचल था बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ था बता सकते हैं आप लोग? कि जो ये रेणु साहब हैं, अब ये सवाल और ये सवाल ये CUT के लिए ज़बरदस्त बनते हैं, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। हाँ CUT 2024 के लिए 23 गलती से हो गया है, पता नहीं हो गया गलती से, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 को, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है बेटा। काला खा क्या कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था? काला खा जिसे दूसरे नामी पहलवान को, जिसे पहला नामी पहलवान चांद सिंह था, दूसरा नामी पहलवान काला खा था, जो आ अली कहकर प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता था। आली नहीं आ अली, इस प्रकार से। लुटन सिंह ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? इन लुटन सिंह ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में? तो श्यामनगर है क्या कहीं? ये रहा, श्यामनगर में मेला देखने गया था और वहां जैसे ही ढोलक की आवाज दी तो उसमें दूध तो पीता था, अट्ठा खट्टा तो था ही वो, और जब ढोलक की आवाज दी जोश आ गया, जोश आते चांद सिंह को उसने बिना सोचे समझे चुनौती दे डाली थी। लुटन सिंह ने किस नामी पहलवान को हरा दिया था? तो नामी पहलवान काला खाई आ रहा है यहाँ पे, रिपीट है, ध्यान रखना, और अच्छा सवाल है, रिपीट में 2-4 सवालों क्या है, कुछ सोच समझ करके। लुटन पहलवान दंगल देखने कहाँ गया? श्यामनगर में, श्यामनगर में चांद सिंह को हराया था, ये भी ध्यान रखना है। पहलवान किसे अपना गुरु मानता है? लुटन पहलवान सिंह अपना गुरु किसे मानता था? तो वो ध्यान रखना है आप लोगों को, ढोलक को मानता था, ध्यान रखना। राजा श्यामानंद को नहीं मानता था, वो ढोलक को मानता था। जब उनके बेटे पूछते हैं कि पिताजी आपका गुरु कौन है, तो वो कहता है कि मेरा गुरु कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ ढोलक है। और आपसे ये पूछा जाए कि राजा श्यामानंद के जब राजा उसे रखता है तो लुटन पहलवान से अपने घर में से क्या ले जाता है? अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने ढोलक को ले आता है। और जब विलायत से राजा आ जाता है तो उस समय भी जब उसे निकाला जाता है तो वह राजा के घर से क्या लेकर आता है? महल से केवल अपनी ढोलक ही लेकर आता है अपने पुत्रों के साथ में। पहलवान को किसने रेशमी जांघिया दिया था? तो ध्यान रखना, राजा श्यामानंद ने दिया था रेशमी जांघिया। और कब पहनता है बता सकते हैं आप लोग? मुझे बताइए जल्दी से कि राजा श्यामानंद द्वारा दी गई रेशमी जांघिया को लुटन पहलवान सिंह किस दिन पहनता है? उस दिन पहनता है जिस दिन उनके बेटों की मृत्यु हुई थी। तो जैसे ही सुबह हुई तो अपनी रेशमी जांघिया पहन करके दोनों बेटों को नदी में बहाया था, उस दिन पहनता है, ठीक है। ये कुछ सवाल थे हमारे MCQs। अब आते हैं लेटर राइटिंग क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है। किस कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? यानी कब कब क्या क्या परिवर्तन आए लुटन के जीवन? देखो जब वो 9 वर्ष का था तो उसके माता पिता का देहांत हो गया। आपको पता है जब 9 वर्ष का बच्चा थोड़ा बहुत तो समझ जाता है, तो
बचपन में अनाथ हो जाना, बचपन की खुशियां लुट जाना, सास को गांव के लोगों द्वारा परेशान करना जिससे उसका मन बदला लेने के लिए पहलवान बनना। अब सास को अपनी जैसे सासू का पालन पोषण करती थी तो गांव के लोग उसे चिढ़ाया करते थे। अब चिढ़ाते थे तो वह उनसे बदला लेने की कोशिश में था, तो इसलिए वह पहलवान बना। ढोलक को अपना गुरु समझना, यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में। पत्नी की मृत्यु का दुख सहना और 2 छोटे बच्चों का भार संभालना। कहने का मतलब क्या है बेटा, देखो ध्यान से, दोनों बेटों को जन्म देते उनकी पत्नी परलोक से दार गई थी। यह भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ठीक है, हाँ। चांद सिंह को कुश्ती में हराने के बाद राजा का राजदरबारी बनना। सबसे बड़ा कहते हैं ना कि यदि मैं कहूं कि लुटेन सिंह पहलवान की पूरी कहानी में जो खुशी का दिन था, इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं आया उसके जीवन में। 15 वर्ष राजा की छत्र छाया में, ये जो अब वो जितने भी साल जिया, 15 वर्ष तक उसका जीवन था वो खुशी से रहा, उसके अलावा सारा जीवन वह दुखी में बिताना। परंतु राजा के निधन के बाद उनके पुत्र सहित राजमहल से निकाला जाना, 2 वक्त की रोटी के लिए तड़पना, बहुत बड़ा परिवर्तन है भाई। फिर भी वह हिम्मत करके गांव के बच्चों को फ्री में सिखाता वो कुश्ती। उसके बाद भी गांव के बच्चों को फ्री में पहलवानी सिखाना, लेकिन कुछ दिनों बाद केवल अपने दोनों बच्चों को ही पहलवानी सिखाना। क्यों? जब लोगों के पास खाने का ही नहीं था, गांव के लोगों के पास, तो अब पहलवानी सिखाकर क्या करेंगे? वो कहता है जब खाने को नहीं मिला तो पहलवानी सिखाकर क्या करेंगे, क्योंकि जब पहलवान ही भूखा मर रहा है तो बच्चों को सिखाने से क्या फायदा। अपने दोनों बच्चों की मृत्यु का असहनीय दुख सहना। जब एक बात सोचो, एक पिता अपने दोनों बच्चों को उनको भूख से तड़पता हुआ देखकर और उनका मर जाना। हेजे और मलेरिया जैसी बीमारी के समय अपने ढोलक के द्वारा लोगों के मन में उत्साह का संचार करना। अब ये देखो कितनी बड़ी बात है, लोगों के लिए जीना, खुद के लिए नहीं। उसको पता था कि मेरे जीवन में और पुत्रों के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह पूरी रात ढोलक बजाया करता था कि मेरे गांव के लोग सुरक्षित रहें। और गांव के लोग सुरक्षित कैसे रहते थे कि जैसे वो ढोलक बजाता था तो पूरी रात उनकी आंखों के सामने, लोगों की आंखों के सामने एक दंगल रहा करते, जैसे पूरी रात गुजर जाया करते थे। लुटेन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? वो इसलिए कहा कि बेटा, कि जब वो है श्यामनगर के मेले में गया था तो लुटेन उसका साथ किसी ने नहीं दिया, किसी दर्शक ने नहीं दिया। बाद में तो कहते हैं ना, जीतने के बाद में तो फिर सभी साथ दे देते हैं। कहते हैं ना, दुख में तो कोई साथ नहीं दे, दोस्त वही होता है जो दुख में साथ दे, और जब कामयाबी प्राप्त हो जाती है ना तो दुश्मन भी दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा होता है इस जीवन में भी। तो पहलवान का जीवन साथी ढोल ही था, हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि वह ढोल को अपना गुरु मानता था और एकलव्य की तरह ढोल की आवाज का अनुसरण करता था। जब वह चांद सिंह से कुश्ती लड़ रहा था तब केवल ढोल ही उसका साथ दे रहा था, और अंत में जीत प्राप्त करने के बाद सबसे पहले ढोल को ही वह प्रणाम करता है, क्योंकि जैसे जीतने के बाद गुरु को प्रणाम करते हैं तो वह अपना गुरु ढोल को ही मानता था, ढोलक को ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ढोल को ही वह अपना गुरु मानता था। उसने अपने बेटों को शिक्षा देते समय भी यही कहा था कि मेरा गुरु सिर्फ ढोल है और कोई नहीं है। ढोल लेकर वह राज दरबार में गया था, ढोल बजाकर ही वह अपने अखाड़े में बच्चों को कुश्ती के गुर सिखाता था। ढोल से ही उसने गांव वालों को महामारी के समय संजीवनी शक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका ढोल उसके जीवन का सहारा अर्थात जीवन साथी था। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुटेन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? क्योंकि एक तो हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैली हुई थी, घातक बीमारियां फैली हुई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, सियारों और पेचक की डरावनी आवाज। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी बात कि ठंडी हवा में सरसराती हवा आ रही थी, क्योंकि बांस फूस की झोपड़ियों में रह रहे थे, फिर भी हवा अंदर तक जा रही थी। अब उनसे जीवित रखना लोगों को एक बहुत बड़ा परोपकारी का कार्य है। गांव में फैल रही महामारी और जाड़े के दिनों में निराशाजनक माहौल के समय तथा ऐसे दुख के समय में पहलवान की ढोलक निराश गांव वालों के मन में संजीवनी शक्ति प्रदान करती थी।
ढोलक उन्हें महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती थी। इसलिए पहलवान बेटों की मृत्यु के बावजूद लुटन पहलवान महामारी को चुनौती देते हुए अपने बेटों को दुख कम करने और गांव वालों को लड़ने की प्रेरणा देने के लिए ढोल बजाता रहा। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देता था। महामारी से जूझते हुए लोगों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। ढोलक की आवाज जवान बूढ़े बच्चों की शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी, जिससे उनकी भयंकर रात कट जाती थी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा भी दिया करती थी। क्यों? क्योंकि उनके सामने दंगल दिखाई देता था। जब ढोलक की आवाज बजेगी मतलब दंगल। इस प्रकार से महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता? देखो सूर्योदय सूर्यास्त में, देखो सूर्योदय जैसे ही होता तो प्रत्येक लोग अपनी अपनी झोंपड़ी से निकल करके एक दूसरे के पास जाते, कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, दुख आता है फिर सुख आएगा उसके बाद में। ये तो एक जीवन का भी दुख सुख आना एक कहते हैं ना कि जीवन में जब दुख ही ना आए तो ऐसा जीवन ही क्या। तो दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिर कहते हैं कि एक दूसरे को सांत्वना देते थे, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल अच्छा दिन तो आएगा। मतलब डरते सब थे लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को सांत्वना ऐसे देते रहते थे, खुशी से रहा करते थे वो एक दूसरे के पास बैठ करके। और जैसे सूर्यास्त होता वही लोग जो एक दूसरे को सांत्वना देते थे कि धैर्य रखो, ये दुख के दिन है कट जाएंगे, सुख के दिन भी आने वाले हैं, वही लोग डर करके अपनी झोपड़ी में बिदक कर बैठ जाया करते थे। बिदक कर नहीं, डर के मारे बेचारे। और यहाँ तो एक बात ये भी आई है कि एक माँ अपने बच्चे को तड़पते हुए मरते हुए भी देख रही थी। क्यों? क्योंकि वह सोच रही थी कि यदि मैं इसे बचाऊंगी तो मेरा दूसरा तीसरा जो बेटा है वह भी मारा जाएगा। तो वह भी कुछ नहीं कर पा रही थी उस समय। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही अंतर होता था, क्योंकि सूर्योदय के समय लोगों के चेहरे पर खुशी दिखती थी, लोग एक दूसरे को सांत्वना बंधाते रहते थे। परंतु सूर्यास्त होते ही सारा परिदृश्य बदल जाता था, क्योंकि लोगों के चेहरे की चमक डर के मारे चली जाती थी। लोग अपने घरों में दुबक कर चुपचाप बैठ जाते थे। यहाँ तक कि माताओं का जो बच्चों के प्रति जो स्नेह होता वह भी गायब हो जाता है। वे अपने दम तोड़ते हुए बच्चों को बेटा बेटी भी नहीं कह पाती थी। इस समय में केवल पहलवान की ढोलक की आवाज सुनाई देती, वही उन्हें जीने की प्रेरणा देती रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुश्ती या दंगल। पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा और लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति में अब क्यों नहीं रही? क्योंकि खेल बदल गए हैं। इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? बैडमिंटन, क्रिकेट, साइकिलिंग आदि ने ले ली। कुश्ती को फिर से लोकप्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएं? भाई सबसे मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे अब कुश्ती प्रो लीग चल रहा है ना, ऐसा प्रत्येक गांव में एक ऐसा लीग होना चाहिए छोटा मोटा। सरकार को भी एक ऐसा कुछ करना, एक योजना ऐसे चलानी चाहिए कि गांव के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के बच्चे धीरे धीरे खेल के प्रति सजग रहें और एक नई नई प्रतियोगिता स्टार्ट करते रहे। साथ में एक दंगल मूवी और आई थी आमिर खान की, वो भी वो देखें। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं रही? ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अब पहले की तरह राजा नहीं रहे जिनका ये प्रिय खेल हुआ करते थे। अब भी शासन करने वाले राजाओं के रूप में नेता हैं, लेकिन उनके मनोरंजन साधन अलग हैं, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं है। इनकी जगह अब किन खेलों ने ले ली? कुश्ती या दंगल जैसे खेलों की जगह अब अनेक आधुनिक खेलों ने ले ली, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि ने। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। साथ ही दंगल जैसी फिल्मों को देखकर भी कुछ नए कदम उठाए जा सकते हैं। बात सही है, क्योंकि लड़के कुश्ती नहीं, लड़कियां भी। कहते हैं ना कि माहरी छोरियां छोरों से कम है, कि ये एक डायलॉग था, उसमें ध्यान रखना। इसके साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पत्र पत्रिकाओं के साथ साथ मीडिया का भी सहारा लिया जा सकता है। पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया, यानी कि जिन प्राकृतिक पदार्थों द्वारा मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है बेटा, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है।
पाठ में ऐसे अंश चुनिए जिनका आज से स्पष्ट कीजिए। अंधेरी रात चुपचाप, कहाँ कहाँ मानविकरण अलंकार है, देखो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, मानविकरण अलंकार। अन्य तारे उसकी भावुकता तथा अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। क्यों? जब कोई गांव का नौजवान कहता कि मैं अब शहर में जाऊंगा और कमा कर लाऊंगा वहां पर और मैं अपने माता पिता को वहीं लीन जाऊंगा, तो वह जाता और फिर लोग उसे कहते हैं ना कि खुद भी सफल नहीं होते हैं और दूसरों का मनोबल भी नहीं बढ़ाते हैं, तो कहते हैं देख ये क्या जाएगा, वहाँ जाएगा फिर वापस आएगा कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे वैसे कहते हैं, उसका मनोबल गिरा दिया करते थे। तो वही बात यहाँ है। ढोलक नहीं बोली और पहलवान की मृत्यु हो गई, मतलब ढोलक नहीं बोली मतलब क्या हो गया कि पहलवान मर चुका था। आदि अनेक ऐसी पंक्तियां हैं जहां प्रकृति का क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारी कहानी जिसका नाम है पहलवान की ढोलक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, अब आप क्या है, अब फिलहाल वर्तमान में क्लास 12th का एग्जाम देंगे, ठीक है। एग्जाम देने के बाद में आप लोगों को CUET 2024 का एग्जाम देंगे, देंगे ना? CUET का एग्जाम देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। अब आप लोगों को एग्जाम देना है तो आप लोगों को दोनों की तैयारी फर्स्ट क्लास करनी है। अब यदि आप संघर्ष बैच से जुड़ते हैं तो भी आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होता है। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप CUET हिंदी मीडियम चैनल पे जाकर के वहां जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से हैं तो वहां पर भी आप न्यू बैच जो भी स्टार्ट हो रहा है या वहां तो आप महापैक से भी जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, अब ये कहानी हमें क्या क्या शिक्षा देती है? यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करना। देखो लेफ्टिनेंट पहलवान सिंह ईमानदार था, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि 15 वर्ष किसी राजा के छत्र छाया में रहे वो और फिर कुछ धन इकट्ठा नहीं कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, लोगों को फ्री में, बच्चों को जो गांव के उनको फ्री में कुश्ती सिखाया करता था, मतलब वो कहते हैं ना कि उसमें कोई लोभ लालच नहीं था। तो आपको वैसा नहीं करना, आपको धैर्य के साथ ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। तो फिर मैं नहीं मान सकता कि आप लोग अब की बार CUET में और प्लस क्लास 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त न कर सके। अब की बार क्लास 12th में हमें 95% से अधिक अंक प्राप्त करना है और CUET में हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। तो अभी से ईमानदारी से मेहनत करो तो ऐसा 100% होने वाला है। यदि आप ईमानदारी से धैर्य के साथ पढ़ाई करते हैं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें आप सफल न हो, प्रत्येक एग्जाम में आप सफल होंगे प्यारे बच्चों। तो और टेंशन नहीं लेनी है, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो मनोरंजन के साथ में। कहते हैं ना कि 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, वो तो आप लोग सक्सेस अवश्य होंगे एक दिन, क्योंकि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। तो कहते हैं ना कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। तो हमें शिक्षा से हमारे घर रोशन करना है, फिर तो आपको पता ही आगे क्या होने वाला है, दुख होगा सुख होगा वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारा काम है कर्म करना और कर्म करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कितना समझ में आया कितना नहीं आया ये सब मुझे आप बताएंगे, यहाँ से समझ में आ चुका है यस या नो में मुझे आंसर देना है, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको लिखने में मज़ा आता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। जिसमें मज़ा आता है वो कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि मनोरंजन के साथ पढ़ाई करेंगे तो फिर मज़ा ही मज़ा है लाइफ में भी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।